एक्सकवेशन टीम को घने जंगल के बीच जमीन के अंदर जाता एक पाइप दिखाई देता है। ये काफी हैरानी की बात थी क्योंकि जहां पर वो खड़े थे वो एक पुराना डेड वॉल्केनो था जिसको पेड़ पौधे और घास ने पूरी तरह कवर कर लिया था। पाइप के अंदर देखने के लिए इसमें नाइट विजन कैमरा भेजने का फैसला किया गया। जब कैमरा अंदर गया तो करीब 30 मीटर नीचे जाने के बाद एक बहुत बड़े टनल का मंजर कैप्चर किया गया। ये 7 मार्च 2018 का दिन था और एक्सकवेशन टीम साउथ पोलैंड के शहर लुबान के करीब जमीन से 30 मीटर नीचे कुछ अनोखा देखने वाली थी। इस टनल के अंदर जब कैमरा घुमाया गया तो वहां पर हैरत अंगेज तौर पे उनको एक पटरी दिखाई दी। अभी वो इसी कश्मकश में थे कि यहाँ पटरी का क्या काम, तो दूर खड़ी एक माइन कार्ट ने उनकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। जब लोकल अथॉरिटीज को मालूम पड़ा तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में एक खो जाने वाले टनल का मैप लेकर आए। मालूम पड़ा कि ये टनल करीब 80 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में बनाया गया था और पिछले कई सालों से लोकल अथॉरिटीज इसी टनल की तलाश कर रही थी। इस टनल की एंट्रेंस को भारी पत्थर रखकर बंद किया गया था, जिसके आगे सालों की मिट्टी और घास भूस ने इसकी एंट्रेंस के निशानात भी मिटा दिए। लेकिन अंदर से ये टनल हूबहू मैप पर दिखने वाले टनल से मैच कर रहा था। इसके अंदर पटरी और माइन कार्ट देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में सामान स्टोर करने के काम आता था। टनल में मौजूद अक्सर लोहे के सामान को जंग लग चुका था। यहाँ से बेलचा, ड्रिल बिट्स और कुडाल जैसे टूल्स उसी हालत में मिले जैसे उनको 80 साल पहले नाज़ी मिलिट्री के सोल्जर्स ने रखा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाज़ी जर्मनी और जापान जैसी कंट्रीज से मुकाबला था अमेरिका और ब्रिटेन जैसे मुल्कों का। इस दौरान हिटलर की फौज ने हजारों की तादाद में अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए थे। शुरुआत बेशक हिटलर ने की थी, लेकिन बाद में अलाइड फोर्सेस ने भी अंडरग्राउंड टनल्स और बंकर्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बंकर्स काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते थे और इनका मकसद डिफेंस और ऑफेंस दोनों के लिए था। यानी कहीं पे इनका काम दुश्मन के हमलों से बचना होता तो कहीं ये दुश्मन पर हमला करने के लिए काम आते थे। ये बंकर्स दुश्मन की एयर स्ट्राइक्स और आर्टिलरी शेल से हिफाजत करते और सोल्जर्स को एक सिक्योर बेस फराम करते थे। डिफेंसिव बंकर्स को फ्रंट लाइन पर इस तरह डिजाइन किया जाता कि वो दुश्मन के हमलों को रोक सकें, जैसे जर्मनी की अटलांटिक वॉल, जो अलाइड फोर्सेस के हमलों के खिलाफ एक मजबूत रुकावट थी। साथ ही कुछ बंकर्स को प्लानिंग के लिए यूज किया गया, जहां से कमांडर्स अपने ऑपरेशंस को सीक्रेटली मैनेज करते। वर्ल्ड वॉर 2 में इतने ज्यादा अंडरग्राउंड बंकर्स और वार रूम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे कि आज भी इनकी गिनती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें से हजारों की तादाद में आज भी जमीन के अंदर कहीं दफन है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में अलाइड पावर्स और एक्सिस पावर्स ने अंडरग्राउंड बंकर्स पे इतना खर्चा किया था कि पूरी दुनिया में लोहे और सीमेंट की शॉर्टेज हो गई थी। एक एस्टीमेट के मुताबिक इन तमाम बंकर्स को बनाने में लगभग आज के 500 बिलियन से 1 ट्रिलियन डॉलर्स का खर्चा आया। यूं समझ लें कि अमेरिका की अफगानिस्तान में चलने वाली 20 साला जंग में रोजाना 300 मिलियन डॉलर्स खर्चा आता था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में बंकर्स बनाने में रोजाना 460 मिलियन डॉलर्स। ये तो वो खर्चा है जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 में मैन पावर, लॉजिस्टिक्स और एम्यूनेशन के खर्चे का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आइए इतिहास की तल्ख यादों में जाकर चंद बंकर्स के बारे में जानते हैं। दी अटलांटिक वॉल एक बहुत बड़ा कोस्टल डिफेंस सिस्टम था जो नाज़ी जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बनाया। ये 2400 माइल्स या 3800 किलोमीटर तक यूरोप के कोस्ट लाइन पर फैला हुआ था, जिसका मकसद समंदर से अलाइड फोर्सेस के हमलों से बचना था। 1940 से 1944 के दरमियान बनाए गए इस सिस्टम में हजारों बंकर्स, एम्यूनेशन डिपो और किले शामिल थे। उस वक्त हिटलर का फ्रांस के कई इलाकों पर भी कब्जा था। अटलांटिक वॉल का एक हिस्सा नॉर्दर्न फ्रांस के इलाके नॉर्मंडी में भी फैला हुआ था, जहां लॉन्जेस सरमर नामी आर्टिलरी बैटरी इंस्टॉल की गई। ये बंकर्स हैवी बम्बार्डमेंट्स को फेस करने और हमलों के वक्त डिफेंसिव फायर देने के लिए डिजाइन किए गए थे। नॉर्वे की बात की जाए तो इसका निचला हिस्सा नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आने वाली अलाइड फोर्सेस को रोकने के काम आ सकता था,
तभी हिटलर ने यहाँ पर भी अटलांटिक वॉल के कुछ हिस्से गाड़े हुए थे। यहाँ पर क्रिस्टियन सैंड जैसे फोर्ट्रेसेस नेवल रूट्स को प्रोटेक्ट करते थे। इसके अलावा नेदरलैंड्स भी उस वक्त नाजी के कंट्रोल में था और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक के कोस्ट पर हजारों सेफनियन नामी बंकर्स बनवाए गए थे। नाजी जर्मनी की इस पूरी अटलांटिक वॉल, जिसमें अंडरग्राउंड बंकर्स, डिपोज, टनल्स, आर्टिलरी बैटरीज और किले शामिल थे, को फ्रिट्ज टॉड नामी एक जर्मन इंजीनियर की कंपनी ने बनाया था। 2,60,000 वर्कर्स, जिनमें ज्यादातर कैदी थे, उनसे ये तमाम स्ट्रक्चर्स सिर्फ 2 से 4 सालों के दरमियान जबरदस्ती बनवाए गए। आज भी अटलांटिक वॉल के कुछ पार्ट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के तौर पे मौजूद हैं, जो वर्ल्ड वॉर 2 की इंजीनियरिंग और उस पर होने वाले खर्चे का एहसास दिलाते हैं। जब हिटलर ने अटलांटिक वॉल बनाई तो उस वक्त अलाइड पावर्स के वहमो गुमान में भी नहीं था कि आगे चल के उनको कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। फिर 1942 में एक वाकया हुआ जिसने अमेरिका और ब्रिटेन की आंखें खोल कर रख दी। कैनेडियन फोर्सेस, जो अलाइड पावर्स का हिस्सा थीं, उन्होंने फ्रांस के इलाके डिएप पर एक हमले की प्लानिंग की, जिसको आज डिएप रेड के नाम से याद किया जाता है। इस हमले का मकसद हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल को समझना था कि आखिर वो काम कैसे करती है। इन मजबूत कंक्रीट बंकर्स ने अलाइड अटैक को बुरी तरह नाकाम बना दिया। अलाइड ट्रूप्स जो कोस्ट लाइन पर लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो नाजी जर्मनी के पावरफुल क्रॉस फायर का शिकार बन गए। ये अलाइड फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनको अटलांटिक वॉल की मजबूती से इतनी तवक्को नहीं थी। इस मिशन में 6,000 अलाइड सोल्जर्स आए थे, जिसमें से 3600 या तो मारे गए या फिर नाजी के हाथों कैदी बन गए। डिएप रेड के बाद अलाइड फोर्सेस को समझ आ गया कि अगर उन्हें हिटलर की हुकूमत पर कामयाब हमला करना है तो उन्हें भी बंकर्स और डिफेंसिव सिस्टम की प्लानिंग में काफी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। लिहाजा यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और सोवियत यूनियन समेत कनाडा में भी बंकर्स और टनल्स की कंस्ट्रक्शन में खूब खर्चा किया गया। चर्चिल वॉर रूम्स एक अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स था जो लंदन में बना था। ये वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल का हेडक्वार्टर था। ये कॉम्प्लेक्स स्पेशली इसलिए डिजाइन किया गया था कि नाजी जर्मनी की एयर स्ट्राइक से महफूज रहा जा सके। फ्रांस की मेजिनो लाइन, जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी, यहाँ भी नए अंडरग्राउंड बंकर्स और टनल्स बनाए गए। फ्रांस को यकीन था कि ये सिस्टम उनकी हिफाजत करेगा, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी ने मेजिनो लाइन को साइड लाइन करते हुए बेल्जियम के रास्ते से फ्रांस पर कब्जा कर लिया। दुनिया के दूसरे कोने में जापान, जो वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर का साथ दे रहा था, वहां पर भी सैकड़ों अंडरग्राउंड बंकर्स खोदे गए। ईओ सीमा के अंडर एक पूरा नेटवर्क बनाया गया, जिसमें हिडन आर्टिलरी पोजीशंस, स्टोरेज रूम्स और लिविंग क्वार्टर्स शामिल थे। ये टनल्स अलाइड फोर्सेस के हमले के वक्त सरप्राइज अटैक्स के लिए यूज होते थे। ओकानावा के बंकर्स और टनल्स ज्यादा बड़े पैमाने पर और पेचीदा थे, जहां हजारों जापानीज सोल्जर्स डिफेंस और रेजिस्टेंस के लिए पोजीशन में रहते। ये डिफेंसिव सिस्टम अलाइड इन्वेजन्स को डिले करने और ज्यादा से ज्यादा को मौत के घाट उतारने के लिए डिजाइन किया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तमाम कंट्रीज के बनाए जाने वाले बंकर्स की इंजीनियरिंग किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक तो जंग का समा, ऊपर से हर चीज की शॉर्टेज, और इन सब चैलेंजेस के साथ साथ हर गुजरते लम्हे एयर स्ट्राइक का खतरा रहता। और तो और अंडरग्राउंड टनल्स की कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स की दम घुटने से मौत भी हो जाती थी। लेकिन इन सब चैलेंजेस के बावजूद हजारों बंकर्स ना सिर्फ बनाए गए, बल्कि इनमें से काफी सारे तो आज तक जमीन के नीचे उसी हालत में छुपे हुए हैं, खास तौर पर जो एक्सेस पावर कंट्रीज में बनाए गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब उनका राज वहां से खत्म हुआ, उस वक्त या तो वहां से सोल्जर्स बंकर की एंट्रेंस को बंद करके भाग गए या फिर उसी के अंदर मर गए। लिहाजा किसी को पता ही नहीं चला कि कौन सा बंकर किस लोकेशन पे बना था। एक तरीका था इन तमाम बंकर्स और टनल्स की लोकेशन पता लगाने का, और वो था हिटलर की गवर्नमेंट के पास मौजूद सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स। लेकिन वो भी या तो जला दिए गए या फिर किसी ऐसी जगह छुपाए गए जिसका सिर्फ उसी को पता था जिसने ये छुपाए थे। और खास तौर पर इन बंकर्स को कैमोफ्लाज करके बनाया जाता, यानी नेचुरल टेरेन में इनको ऐसे बनाया जाता कि किसी को भी पता ना चले कि यहाँ मिलिट्री बंकर है।
इसी वजह से जंग के बाद ये बंकर्स छुपे के छुपे ही रह गए। अंडरग्राउंड बंकर्स के लिए स्पेशल वेंटिलेशन सिस्टम्स बनाए गए जो ताज़ा हवा को बंकर के अंदर लेकर जाते और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर। नाज़ी लीडर एडोल्फ हिटलर ने अपने दौरे राज में कई बंकर्स का सहारा लिया। उनके ज़ेरे इस्तेमाल मशहूर ज़माना बंकर्स थे ईगल नेस्ट, जिसे कील स्टाइन हाउस भी कहा जाता है। ये जर्मनी के ओबेरसेल्ज़बर्ग एरिया में 6000 फीट की ऊंचाई पर नाज़ी लीडरशिप की सीक्रेट मीटिंग्स और रिलैक्सेशन के लिए बनाया गया था। कंक्रीट और ग्रेनाइट को इस्तेमाल करते हुए इसमें बॉम्ब प्रूफ जैसी खसूसियात रखी गई थी। हिटलर का दूसरा मशहूर बंकर बर्लिन में मौजूद फ्यूरर बंकर के नाम से मशहूर है। 1944 में बनाया जाने वाला ये बंकर सिर्फ बंकर नहीं था बल्कि ये पूरा हेडक्वार्टर था। बंकर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो अलाइड बॉम्बिंग्स और आर्टिलरी से महफूज रहे। यहाँ हिटलर ने अपने आखिरी दिन गुजारे और 30 अप्रैल 1945 को यहीं अपनी जिंदगी खत्म की। आज इस बंकर का कोई हिस्सा भी सरफेस पर नहीं दिखता, लेकिन ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री का एक डार्क चैप्टर रहा है। अब बात करते हैं हिटलर के एक ऐसे बंकर की जहां उन्होंने जंग के सबसे ज्यादा दिन गुजारे। ये वुल्फ्स लेयर नामी बंकर कम बल्कि कोई किला ज्यादा लगता है जो नॉर्थ जर्मनी में मौजूद जंगल के बीच में मौजूद है। इसके अंदर हिटलर का बेडरूम और उसके चारों तरफ ऑफिसेज मौजूद थे। इसकी कंक्रीट की छत करीब 7 मीटर मोटी बनाई गई थी। एक बजरी की मोटी लेयर पूरे किले नुमा बंकर को एयर स्ट्राइक्स और बॉम्बिंग से महफूज बनाती थी। एक मोटी स्टील की चादर का दरवाजा जो केमिकल अटैक से भी बचाता था। किसी इजिप्शियन टूम की तरह दिखने वाला ये बंकर इतना मजबूत था कि आज भी इसे तबाह करना मुमकिन नहीं है, और सिक्योरिटी इतनी कि इसमें एक भी खिड़की नहीं रखी गई। यहाँ एक खास वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया था जो ताज़ा हवा को पूरे बंकर के अंदर सर्कुलेट करता था। पर इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी इस बंकर को जंगल के लैंडस्केप में इनविजिबल किया गया था। इसकी छत पर मिट्टी डालकर इसके ऊपर वही पेड़ पौधे लगाए गए जो आसपास जंगल में मौजूद थे। इसकी वजह से यूपर से जब कोई जहाज गुजरता तो उसे जर्रा बराबर भी नहीं शक होता कि यहाँ नीचे हिटलर का हेडक्वार्टर मौजूद है। अलाइड पावर्स यानी यूएसए, यूके, कनाडा और बाकी फोर्सेस ने नाज़ी जर्मनी के स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बंकर्स और अटलांटिक वॉल को तोड़ने के लिए सालों की प्लानिंग की। हिटलर की बनाई गई अटलांटिक वॉल से मुकाबला करने के लिए 1,56,000 से ज्यादा ट्रूप्स, 5,000 शिप्स और 11,000 एयरक्राफ्ट्स इस्तेमाल हुए। ये 6 जून 1944 का दिन था जिसको डी डे के नाम से याद किया जाता है। इस दिन जर्मनी ने अटलांटिक वॉल के बंकर्स और आर्टिलरी से अलाइड फोर्सेस का सामना किया, लेकिन उनकी प्लानिंग और रिसोर्सेज उतने इफेक्टिव नहीं रहे। अलाइड एयर स्ट्राइक्स और पैराट्रूपर्स ने जर्मन कम्युनिकेशन और डिफेंस का खूब मुकाबला किया। अलाइड फोर्सेस को शुरू में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो नाज़ी जर्मनी का यूरोप पे कंट्रोल तोड़ने में कामयाब हो गए। आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।